गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 25 फरवरी 2021 है। द वे यू सी पीपल इज द वे यू ट्रीट देम। कोई एक व्यक्ति जो होता है, एक व्यक्ति को आप एक बड़ा एक बड़ा व्हाट इज बिजनेसमैन या फिर एक बड़ा आदमी जो हम कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा आदमी है, उस हिसाब से आप ट्रीट करेंगे तो फिर वो व्यक्ति का बिहेवियर, वो व्यक्ति भी एक बड़ा आदमी की तरह बिहेव करने लगेगा। इफ़ यू ट्रीट देम एज इक्वल दे विल ट्रीट यू एज इक्वल। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सोचिएगा इसके बारे में। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आज बहुत सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर मंथ एंड सेल चल रहा है, 50% डिस्काउंट, ऊपर से एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा व्हेन यू यूज दिस कोड न्यू ईयर 10। 28 फरवरी तक ही ये ऑफर वैलिड है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। डाउनलोड करें हमारा मोबाइल ऐप। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। कल जो मैंने प्रश्न पूछे थे उनके आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। आज का पहला प्रश्न है, नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन, नया चैंपियन कौन है, बताइए। सेकंड क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है मोटेरा अहमदाबाद में, उसका एक नया नाम, इस स्टेडियम को एक नया नाम मिला है, तो ये नाम क्या है। नेम द स्कीम लॉन्च्ड बाय हेल्थ मिनिस्ट्री। हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक स्कीम लॉन्च की है। ये कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो इम्यूनाइजेशन है, बच्चे और महिलाओं में जो इम्यूनाइजेशन की ड्राइव है, उसमें थोड़े बहुत गैप्स हमें देखने को मिले थे। तो इस गैप को फिल करने के लिए कौन सी नई स्कीम रोल आउट की है भारत सरकार ने। एयरटेल किस यूएस बेस्ड चिप मेकर के साथ मिलकर 5G को रोल आउट करना चाहती है या फिर 5G के रोल आउट को और ज़्यादा स्पीडी बनाना चाहती हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है, विच पॉलिटिकल पार्टी स्वेप्ट द अर्बन लोकल बॉडी पोल्स इन गुजरात। गुजरात में जो लोकल इलेक्शंस हुए तो उसमें कौन सी पार्टी जो हैं ये विजेता के तौर पर उभरी है। आज का पहला टॉपिक है ट्रबल नेक्स्ट डोर। ये नेपाल के साथ, नेपाल में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें नज़र आ रही है उसके साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। आपको शायद पता होगा, अगर नहीं पता है देन लेट मी टेल यू एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कि दिसंबर 2020 में वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनको हम कहेंगे ओली साहब, राइट, तो ओली जो हैं उन्होंने केपी शर्मा ओली, उनका पूरा नाम है, तो केपी शर्मा ओली साहब ने नेपाल की पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है, ये एक जजमेंट दिया है कि पार्लियामेंट जो है इसको फिर से आप रिकन्वीन करें। आप ऐसे पार्लियामेंट को डिसॉल्व नहीं कर सकते। 2 हफ्तों का वक्त दिया गया है ओली सरकार को, ओपी शर्मा कोली की सरकार को। और प्राइम मिनिस्टर हैड ओवरस्टेप्ड हिज पावर्स एंड डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस वाज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब 2 हफ्तों का वक्त है, देखते हैं आगे क्या होता है। द थिंग इज़ कि जब फिर से पार्लियामेंट को कन्वीन किया जाएगा, तो जब से पार्लियामेंट की बैठक फिर से बैठेगी, तो ऑफ कोर्स जो ओली साहब हैं उनको एक नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस करना पड़ेगा। आप में से शायद कुछ स्टूडेंट्स को पता ना हो कि व्हाट इज़ नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन का बेसिक मतलब ये है कि आपको आपकी मेजॉरिटी जो है, सरकार जो है डेमोक्रेटिक देशों में मेजॉरिटी पर काम करती है। अगर आपके पास लेट्स से टोटल 100 सीट्स हैं और 100 में से आपके पास 51 सीट्स हैं, तो आप मेजॉरिटी में हैं। तो ये चीज़ उनको प्रूव करनी पड़ेगी कि उनके पास मेजॉरिटी है, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। फिलहाल तो यही लगता है, सारे इंडिकेशंस ये कहते हैं कि ओली साहब जो हैं ये कोर्ट के वर्डिक्ट को, कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका पालन करेंगे। अगर वो पालन नहीं करते हैं, या फिर एक सबसे नेगेटिव चीज़ जो शायद हम देख सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो इस कोर्ट के आदेश को, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन भी फेस करना है, लगता है कि सरकार अगर गिर जाएगी तो क्या, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे नेपाल में। ये एक पॉसिबिलिटी है। अब भारत और नेपाल के रिलेशनशिप की बात करें तो ओली साहब के टेन्योर में भारत और नेपाल के रिलेशनशिप जो हैं एक नई कड़वाहट के लेवल पर पहुंच गए थे। ओली साहब ने बहुत सारी चीज़ें भारत के बारे में ऐसी कही थी जो उनको नहीं बोलनी चाहिए। भारत और नेपाल एक बहुत पुराने मित्र देश हैं, रोटी बेटी का रिलेशनशिप है।
और हम सब जानते हैं कि कैसे जो चाइना है उसका इन्फ्लुएंस नेपाल में बढ़ता गया है। इनफैक्ट अब मैंने जो हमारी पिछली डिस्कशन थी नेपाल इंडिया को लेकर, जब ये मैप वाला इश्यू जो पूरा चल रहा था उस टाइम पर मैंने कहा भी था कि कैसे चाइना के एम्बेसडर जो हैं वो नेपाल के पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो चाइनीज़ एम्बेसडर टू नेपाल हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में मीटिंग्स करवा रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? एक देश के जो एम्बेसडर होते हैं, जो राजदूत होते हैं, उनका काम होता है कि अपना देश, यानी कि भारत के कोई राजदूत हैं तो उनका मेन लक्ष्य ये होगा कि भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, भारत के इंटरेस्ट के ऊपर काम करें। किसी देश के पॉलिटिक्स में इंटरफियर करना, दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में मीटिंग करवाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एम्बेसडर का काम बिल्कुल नहीं है। लेकिन चाइना के एम्बेसडर यहाँ पर ये कर रहे थे। तो जो चाइना की कम्युनिस्ट, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो हैं, उनका इन्फ्लुएंस ओली साहब की पार्टी के ऊपर और ओली साहब के साथ उनका कनेक्शन जो है वो काफ़ी गहरा है। जिस प्रकार से भारत के खिलाफ स्टेटमेंट आ रहे थे तो वही लग रहा था कि आवाज़ जो थी वो ओली साहब की थी, लेकिन जो शब्द थे वो चाइना के थे। मई 2020 में उत्तराखंड का जो एक पोर्शन है, उसको लेकर भी जब एक तरफ भारत और चाइना का इश्यू चल रहा था, तो उसी टाइम पर, उसी वक्त में, अभी भी चल रहा है लेकिन उस टाइम पर जब चीज़ें जो थी वो काफ़ी पीक पर थी, तो उस टाइम पर नेपाल ने एक नया पॉलिटिकल मैप इश्यू किया। और उस पोर्शन में, उस मैप में उत्तराखंड के कुछ, हमारे देश का कुछ पार्ट जो है वो उन्होंने नेपाल का है ऐसा क्लेम किया। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत ने एक डेकोरम मेंटेन किया। भारत ने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की जिससे नेपाल और भारत के रिलेशन, खास करके दो देशों के लोगों के रिलेशनशिप जो हैं वो बिगड़ जाए, ऐसी कोई भी चीज़ हमने नहीं की। तो दैट वाज अ वेरी मैच्योर मूव बाय इंडिया। अब दोनों देश, इंडिया और चाइना, दोनों चाहते हैं कि नेपाल के ऊपर इन्फ्लुएंस जो हैं, हम भी चाहेंगे कि हमारा इन्फ्लुएंस रहे, चाइना भी चाहता है कि उनका रहे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इट ऑल डिपेंड्स कि वेदर ओली साहब की सरकार सरवाइव कर पाएगी या नहीं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, ये दो आर्टिकल्स हैं। एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल का सजेशन ये है कि ये जो सेडिशन वाला लॉ है उसको हमें हटा ही देना चाहिए। और दूसरा आर्टिकल जो है ये इंडियन एक्सप्रेस का है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले ये देखते हैं, बियॉन्ड बेल फॉर दिशा रवि। आपको पता है कि दिशा रवि जो हैं एक एक्टिविस्ट हैं। दिल्ली पुलिस में बेंगलुरु में जाकर उनको गिरफ्तार किया, और जो जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया था उसके बारे में भी हमने डिस्कशन की थी, उसके ऊपर भी प्रश्न उठे थे। अब दिल्ली की जो कोर्ट है, एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने ये कहा है, ही सेड दैट नॉट इवन एन आयोटा ऑफ एविडेंस हैड बीन ब्रॉट टू हिज नोटिस कनेक्टिंग द परपिट्रेटर्स ऑफ वायलेंस ऑन 26 जनवरी विद द एक्यूज्ड और विद द पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। जो पीजेएफ है, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, या फिर दिशा रवि के खिलाफ ऐसा कोई भी एविडेंस उनके सामने, यानी कि कोर्ट के सामने नहीं आया है जिससे ये साबित हो कि 26 जनवरी को जो वायलेंस हुआ था उसमें कहीं ना कहीं ये लोग शामिल थे। द कोर्ट नोटेड बोथ द ब्लेमिश फ्री एंटीसीडेंट्स ऑफ द 22-year young woman and that PGF was not a banned organization nor was any criminal action pending against its founder। जो PGF हैं उनके खिलाफ कोई भी ऐसी, ये पीजीएफ कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई भी क्रिमिनल एक्शन पेंडिंग नहीं है पीजीएफ या फिर ये जो दिशा रवि हैं उनके खिलाफ। ये चीज़ जज साहब ने बताई है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जजमेंट दिया है। बहुत ही संक्षिप्त में बात करें, इन शॉर्ट, रवि हैड बीन एक्यूज्ड ऑफ सेडिशन। सेडिशन यानी कि एक प्रकार से देश के विरुद्ध आपने कुछ किया है, और ये इल्ज़ाम जो हैं इसकी कोई एक ख़ास डेफिनेशन ऑफ कोर्स लॉज में मेंटेन की गई है, लॉज में लिखी गई है, लेकिन कई बार इसका और बार बार इसका दुरुपयोग किया है। अलग अलग सरकारों ने, अलग अलग पार्टी की सरकारें जो भी सत्ता में रही हैं, अलग अलग राज्यों में, सेंटर में भी इसका दुरुपयोग कई बार हो चुका है। तो
क्या होता है कि आपने कुछ कहा, आपने कुछ किया, तो आपको देशद्रोही या फिर आपने देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की है, षड्यंत्र में आप शामिल हैं, ये सारी चीज़ों का टैग लगाकर आपको गिरफ्तार किया जाता है। और यही चीज़ दिशा रवि में हुई एज पर दिस लेटेस्ट जजमेंट। While Ravi now has got bail, the larger picture is that citizens will continue to be accused of sedition on flimsy grounds and deprived of their liberty. दिशा रवि को तो बेल मिल गई है, लेकिन आज भी ये लॉ जो हैं ये तो हैं ही। तो इस एडिटोरियल का सजेशन ये है, द ओनली सॉल्यूशन इज टू स्क्रैप द सेडिशन, यानी कि इस लॉ को ही आप हटा दीजिए। इसी के साथ सरकार को ये भी याद रखना चाहिए कि आर्टिकल 19 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, और आर्टिकल 19 जो है इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो हमारा एक मौलिक अधिकार है। और एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पर जस्टिस राणा ने दिया है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। The court said freedom of speech and expression includes the right to seek a global audience. The right to seek a global audience. आज हम जिस ज़माने में जी रहे हैं, आज से 15 साल पहले अगर आप ग्लोबल सपोर्ट पाना चाहते हैं या फिर पाना चाहते थे, लेट्स से 10 साल 15 साल पहले, तो इट वॉज नियरली, आई वॉन्ट से इम्पॉसिबल, बट वो बहुत ही चैलेंजिंग था, बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि उस टाइम पर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। अगर आप मीडिया में कुछ आपका ओपिनियन या फिर आपने जो कहा है, आपने जो भी एक मुहिम है, तो अगर वो मीडिया में प्रिंट हो गई, टीवी ने उसको डिस्कस की, तो चांसेस है कि दुनिया के दूसरे लोग जो हैं वो आपका जो स्टैंड है उसको नोटिस करें और आपको सपोर्ट करें। लेकिन आज हम ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यू नेवर नो कि आपने कुछ स्टैंड लिया और उसके ऊपर दुनिया के बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको सपोर्ट करें, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये गलत बात है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में अगर आप ग्लोबल ऑडियंस का सपोर्ट मांगते हैं और वो अगर आपको सपोर्ट देते हैं नहीं देते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर आप सपोर्ट मांगते भी हैं तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही पार्ट है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है दिल्ली के सेशंस कोर्ट ने। फिर थैंक यू नाम का एक आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, और इसमें जज धर्मेंद्र राणा जो हैं उनका वर्डिक्ट है, उसके बारे में कहा है कि जुडिशियरी को क्या करना चाहिए और जुडिशियरी क्या कर रही है। मीन्स यहाँ पर तो पॉजिटिव ही बात है, नेगेटिव बात बिल्कुल नहीं है, कि अंडरस्कोर्स व्हाट जुडिशियरी कैन, जुडिशियरी क्या कर सकती है, जुडिशियरी को क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमें इस पर्टिकुलर जजमेंट से पता चलता है। दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने ये बताया कि यह जजमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि जुडिशरी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी है, और ख़ास करके जब सिटीजन्स के फ्रीडम की बात आती है, उनके एक्सप्रेशंस की, उनके फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकारों की, तो जुडिशरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टर के तौर पर काम करती है, और यहाँ पर यही चीज़ फिर से साबित हुई है। The evidence on offer against the activist arrested by Delhi police did not amount to sedition under section 124A. ये जजमेंट में ये कहा है कि दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार के एविडेंसेस प्रोवाइड किए थे, इससे ये बिल्कुल साबित नहीं होता है कि सेक्शन 124A में ये है कि आप सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ लोगों की नफ़रत हो, डिसअफेक्शन हो, ऐसी कोई हरकत कर रहे हैं, तो ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ दिशा रवि के खिलाफ प्रूव नहीं होती है। दूसरी चीज़ कि अगर आप अलग अलग रिलीजियन ग्रुप्स के बीच में, अलग अलग नस्ल के लोग के बीच में अगर आप एक हिंसा या फिर आप भड़काते हैं लोगों को, तो सेक्शन 153A जो है वो इस बारे में बात करता है कि प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस एक्सेट्रा, तो ऐसे भी कोई चीज़ यहाँ पर प्रूव नहीं हो रही है। दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी पहले एक जजमेंट में, कि एक डायरेक्ट इंसाइटमेंट और लिंक टू वायलेंस इज़ नेसेसरी फॉर द सेडिशन चार्ज। अगर आप किसी के ऊपर ये सेडिशन का चार्ज लगाते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
कि आपको एक आपके पास एविडेंस होने चाहिए कि डायरेक्टली कोई व्यक्ति जो है इसमें इन्वॉल्व था, एक डायरेक्ट लिंक होनी चाहिए। ऐसा अगर नहीं है तो फिर आप सेडिशन का चार्ज जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। दिल्ली ट्रायल कोर्ट रूलिंग raises the bar, or rather restates the bar for the state to move against citizens' freedom to disagree। हमारा ये अधिकार है कि सरकार की अगर कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आती है तो हम सरकार से डिसएग्री भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सरकार ने हमें वोट दे दिया, कोई सरकार बन गई और फिर हम उनकी हर बात पर सहमत हों। अगर हम सहमत नहीं हैं तो पीसफुली, ऑफ कोर्स, राइट, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हुए हम सरकार से नाराज़ हो सकते हैं, सरकार का विरोध कर सकते हैं, सरकार के साथ असहमति व्यक्त कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे अधिकारों का पार्ट हैं और यही चीज़ फिर से दिल्ली ट्रायल कोर्ट ने एस्टैब्लिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बलबीर सिंह सैना वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1989 में वायोलेंस जो हैं, सेडिशन के लिए वायोलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि सेडिशन का चार्ज अगर किसी के ऊपर लगाना है तो वायोलेंस उसका पार्ट होना चाहिए, तभी आप ये चार्ज लगा सकते हैं। मुंबई हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ अरुण जी गवली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1998 में मुंबई हाई कोर्ट ने यह कहा था कि सिर्फ आप एजम्पशन से या फिर सिर्फ आप ऐसा कहें कि ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा आप ऐसा इसने ऐसा किया इसका मतलब ये, नो, यू नीड एविडेंस। एविडेंस के बिना आप किसी के ऊपर सेडिशन के चार्जेस नहीं लगा सकते। तो हर एक न्यूज़पेपर में, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, ट्रिब्यून में, आप आज के लगभग सभी न्यूज़पेपर्स में आपको इस टॉपिक के साथ जुड़े हुए आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। इनफैक्ट हमने तो 2 आर्टिकल्स को एनालाइज कर दिया, मैंने दूसरे भी आर्टिकल्स पढ़े लेकिन ये 2 आर्टिकल्स में मुझे सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मिल गए। फिर बात करते हैं बैटलिंग लोनलीनेस के बारे में। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों को मेंटल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मेंटल चैलेंजेस यानी कि अकेलापन, लोनलीनेस, देयर इज़ अ डिफरेंस, राइट। यहाँ पर मैं फिलोसोफर नहीं बनना चाहता, आई जस्ट वांट यू गाइज टू अंडरस्टैंड दिस। एलोन ये 2 चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट। इफ़ यू आर लोनली का मतलब यह है कि आप किसी की कंपनी चाहते हैं, यू वांट समवन इन योर लाइफ, चाहे दोस्त हों, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड, व्हाटएवर, या फिर पेरेंट्स, समवन, राइट। कोई ऐसा एक इमोशनल रिलेशनशिप हो, राइट। कोई ऐसा व्यक्ति हो, आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, दोस्त हो सकता है, एक्सेट्रा। तो ये नहीं है आपके पास, फॉर वॉट एवर रीज़न आपको चाहिए, बट ऐसा कोई व्यक्ति आपके टच में नहीं है, तो दैट विल मेक यू लोनली यानी कि एक प्रकार से अकेलापन। एलोन का मतलब पॉजिटिव होता है, लोनली इज नेगेटिव, एलोन इज पॉजिटिव। एलोन का मतलब यह है कि आपके पास हर कोई ऐसा व्यक्ति है, आपको सब कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्सेट्रा, सारे लोग हैं आपके जीवन में। बट देन एज वेल यू आर फीलिंग इनफ, आप अपने आप से, आप अब अकेले इन द सेंस, अगर आप अकेले भी हैं तो यू फील हैप्पी। सो दिस इज एलोननेस, या फिर आप एलोन हैं लेकिन पर्याप्त हैं। यहाँ पर आप बाकी सब कुछ चीज़ हैं आपके पास लेकिन आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। सो ये सिचुएशन जो है लोनलीनेस की, ये ऐसा हमें लगता है कि फॉरेन के लोगों में हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में, डेवलप्ड देशों में लोग लोनली होते हैं। हमारे यहाँ पर तो फैमिली सिस्टम है, ये वो एक्सेट्रा, लेकिन ये सारी बातें जनरलाइजेशन की हैं और बहुत बार जनरलाइजेशन जो हैं वो गलत होता है। हम देखेंगे क्यों। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। खास करके GS4 में इस प्रकार के विषयों के ऊपर चर्चा हो सकती है या फिर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, और ऐसे का भी ये टॉपिक बन सकता है क्योंकि कोविड-19 के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन कोविड-19 की वजह से जो मेंटल ट्रॉमा से लोग गुजरे हैं
उसके ऊपर से आई थिंक एक ऐसे टॉपिक बन सकता है, और ऐसे एक ऐसा विषय है जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स क्रिएट मीन्स मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो आप अचीव कर सकते हैं. इट्स मोर अबाउट आर्टिस्टिक, यू नो. इट्स जीएस में जिस प्रकार से यू हैव टू बी टेक्निकल एंड थिंग्स, ऐसे जो है इट्स मोर लाइक एन आर्ट. द पेंडेमिक एसोसिएटेड लॉकडाउन्स, लॉकडाउन के मीन्स इसमें मुझे जाने की कोई आवश्यकता नहीं. आई एम श्योर यू नो, हम सब ने फील भी किया होगा, एक लोनलीनेस को शायद आपने फील किया हो लॉकडाउन के टाइम पर. कई लोग ऐसे थे जो लेट्स से कहीं पर रेंट पर रहते थे बड़े शहरों में, उनका पूरा फैमिली जो है वो गांव में था, और फिर ऑल ऑफ द सडन लॉकडाउन हुआ और पता चला कि वो 2-3 महीनों के लिए अकेले रहते थे उस शहर में. तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों की सिचुएशन हुई है. मेरे एक दोस्त थे, इनफैक्ट हैं, नॉट थे, एक मेरे दोस्त हैं जो वर्क की वजह से उनको यूएसए जाना पड़ा. उनका फैमिली और हम सब यहाँ पर हैं, फैमिली फ्रेंड्स एक्सेट्रा. तो वो यूएसए गए और फिर वहाँ पर हुआ लॉकडाउन, तो वो कुछ 2 महीनों तक एक कमरे में रहे. राइट, नज़दीक में एक दुकान थी, वहाँ पर वो खाने पीने की कुछ चीज़ें लेने के लिए जाते थे, वापस फिर से अपने रूम में चले जाते थे. तो ही वॉज लाइक, वो मुझे बता रहे थे कि मीन्स वो यूएसए गए, उनको लगा कि थोड़ा बहुत वो चीज़ों को देखेंगे, लेकिन वो एयरपोर्ट से ऑफिस से फिर लॉकडाउन हुआ, फिर रूम, एंड देन ही केम बैक टू, वो रूम में रहे और रूम से फिर डायरेक्टली लॉकडाउन जब खुला तो वो वापस आ गए. तो यूएसए गए लेकिन कुछ भी वो देखा नहीं उन्होंने, बस एक दो जो वहाँ की स्ट्रीट्स थी, दैट्स इट, उसके अलावा उनको कुछ देखने को नहीं मिला. तो ऐसे बहुत सारे लोगों की सिचुएशन हुई थी. तो जापान ने एक मिनिस्टर अपॉइंट किया है, लोनलीनेस मिनिस्टर. राइट, लोनलीनेस मिनिस्टर को जापान ने अपॉइंट किया है, और जापान में सुसाइड के रेट्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं. जापान ऐसा पहला देश नहीं है, ब्रिटेन ने 2018 में ऐसे एक मिनिस्टर को अपॉइंट किया था. अब मैं बात करूंगा भारत की. भारत में मेंटल इश्यू जो हैं उसको आज भी इतना सीरियसली नहीं देखा जाता. मीन्स हम इसको पता नहीं क्यों वी डोंट, अगर कोई व्यक्ति जिसको हम कह देते हैं कि ये तो पागल है, isn't it? बट वी नेवर, अगर किसी को लेट्स से हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को पैरों का प्रॉब्लम है, नी प्रॉब्लम है, तो हम उनके साथ एक सहानुभूति, हम कहेंगे ओ आप जल्दी ठीक हो जाइए, ये वो एक्सेट्रा. लेकिन अगर कोई मेंटली फिट नहीं है, मेंटली अनस्टेबल हैं, तो उनके ऊपर हम हंसते हैं और उनके ऊपर उनको इतना सीरियसली नहीं लेते, और आज भी एक स्टिग्मा की तरह है. राइट, आज भी हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है कि मेंटल बीमारी जैसी कोई चीज़ हो सकती है. वैसे हम बहुत यू नो एक काफ़ी घमंड से हम कहते हैं कि हमारे देश में सबसे पुरानी ये जो आयुर्वेदा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी, हज़ारों साल पुरानी सिस्टम है. यस, तो सिर्फ हम फिज़िकली ही इसको क्यों देखते हैं? आज भी हम क्यों मेंटल प्रॉब्लम्स को, मेंटल हेल्थ के साथ जुड़े हुए इश्यूज़ को इतना सीरियसली क्यों नहीं लेते? और ये हम सब के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, ये सिर्फ सरकार ने तो इसको प्रमोट करने की कोशिश की. राइट, एज अ सोसाइटी हमने कभी इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया. कैन यू बिलीव दिस थिंग? एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि 2019 में हर 4 मिनट में हमारे देश में एक व्यक्ति ने आत्महत्या की है. तो सोचिए, दुनिया की शायद सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं हमारे देश में होती हैं. 1 in every 3 took the step due to family problem. हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पर तो जॉइंट फैमिली सिस्टम ये वो है, लेकिन फैमिली इश्यूज़ की वजह से, आई एम नॉट सेइंग जॉइंट फैमिली इज़ बैड, आई एम नॉट सेइंग न्यूक्लियर फैमिली इज़ बैड, इट ऑल डिपेंड्स. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक छत में रहते हैं दैट उससे ही आपका बॉन्ड जो है वो मेंटेन होता है. नो, कई फैमिली ऐसे हैं जो अलग अलग रहते हैं. 2 भाई हैं, एक बहन है, तो ऑफकोर्स बहन की शादी हो गई, वो ससुराल में है. फिर 2 भाई हैं एज पर इंडियन सिस्टम, तो दोनों भाई, पेरेंट्स का घर अलग है, दोनों भाइयों का घर अलग है. तो ऐसी सिचुएशन है और काफ़ी अच्छी तरीके से रहते हैं. लेकिन 1 in every 3 took step ड्यू टू फैमिली प्रॉब्लम्स. तो सोसाइटी, राइट, मोरालिटी, ये सारी चीज़ों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है. वी कैन नॉट से कि हमारी सिस्टम जो है वो परफेक्ट है, या फिर अगर किसी वक्त पर ये परफेक्ट थी तो आज उसकी हालत ऐसी क्यों हो गई है. ऐसे प्रश्न हमें पूछने चाहिए. और
ये प्रश्नों के जवाब जो हैं वो आपको किताबों में शायद मिल जाएं, आई एम नॉट श्योर, मिलेंगे, राइट, बहुत किसी ने तो इसके ऊपर किताब लिखी होगी। लेकिन मेरा ये पर्सनल मानना है कि ऑब्जर्वेशन जो है, आप ऑब्ज़र्व कीजिए अपने अपने दोस्तों में या फिर नेबरहुड में, ऑब्ज़र्व कीजिए कि क्यों झगड़े होते हैं, क्यों लोग फैमिली सिस्टम को छोड़ मीन्स फैमिली को छोड़कर दूसरे फैमिली मीन्स अलग हो जाते हैं, और उसके चैलेंजेस, राइट, ये सारी चीज़ें। तो आज से ऑब्ज़र्व कीजिएगा, आपको आंसर जो हैं वो पढ़ना नहीं, आपको ढूंढना है, समाज में रहकर ढूंढना है। साइंटिफिक डिसइंटरेस्ट, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया है। एज यू कैन सी हियर, बाबा रामदेव, नितिन गडकरी और हर्षवर्धन साहब हैं। अब पतंजलि का ये जो प्रोडक्ट है कोरोनिल, तो कोरोनिल काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ चुका है, क्योंकि इसके रिलीज़ के टाइम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर भी इसमें शामिल थे। अब यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ये एक डॉक्टर हैं, इज़ एन ENT सर्जन, और जो डॉक्टर्स होते हैं दे कैन नॉट प्रमोट ड्रग्स, वो किसी दवाई को प्रमोट नहीं कर सकते। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोई नाम नहीं लिया है कोरोनिल का, लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और वहाँ पर आप उपस्थित हैं एज ए मेहमान के तौर पर, या फिर वॉट एवर कैपेसिटी, आप मीडिया के सामने, आप दुनिया के सामने हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू आर सपोर्टिंग दैट प्रोडक्ट, इजंट इट? इसका मतलब तो यही निकलता है। बाबा रामदेव ने ये क्लेम किया कि ये प्रोडक्ट जो है ये WHO ने एंडोर्स किया है। WHO ने कोरोनिल को, पतंजलि के इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एंडोर्स किया है। ऐसी बातें जब सामने आने लगी तो साउथ ईस्ट एशिया का जो ये WHO का ऑफिस है, उन्होंने ये ट्वीट करके कहा कि हमने इसका कोई भी ऐसा रिव्यू नहीं किया है। सरकार ने कोरोनिल को एक इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर सर्टिफाई किया है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए काम आने वाली कोई दवाई है। द रिपोर्ट रिवील्स दैट द मेडिसिन वॉज ओनली टेस्टेड ऑन 95 पीपल, 95 लोगों के ऊपर इसकी टेस्टिंग की गई। तो इसकी टेस्ट जो हैं वो भी इतनी कोई ख़ास, एक बड़े ग्रुप में हज़ारों की तादाद में अगर लोगों के ऊपर टेस्ट किया गया हो और उसको सभी को इम्यूनिटी बूस्ट कर दे, या फिर अगर आपको माइल्ड फीवर है, माइल्ड कोविड-19 के सिम्टम्स हैं, और अगर आपको ठीक कर दे, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है, तो समझ सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर प्रॉपर एक सिस्टम को भी फॉलो करना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, खास करके हेल्थ मिनिस्टर्स, यानी कोई भी मिनिस्टर को, राइट, इस प्रकार की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है एडल्ट्री एज मिसकंडक्ट। एडल्ट्री यानी कि आपकी शादी हो चुकी है और आपका किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा है, दैट्स एडल्ट्री, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। अब एडल्ट्री की बात करें तो लीगली, राइट, एडल्ट्री का जो लॉ था ये महिलाओं के खिलाफ था, पुरुषों के पक्ष में था ये, तो इसको हटा दिया गया है। अब अगर आप सिविल सर्वेंट हैं, पे अटेंशन, ऑल इंडिया सर्विसेज या फिर स्टेट सर्विसेज या फिर सेंट्रल सर्विसेज हैं, तो इसका एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है। आर्मी जो है उसका भी एक प्रकार से कंडक्ट ऑफ आर्मी ऑफिसर्स और जवान हैं। अब इसकी कोई ऐसी फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है। इंटीग्रिटी और डिवोशन टू ड्यूटी, इस प्रकार के शब्द आपको पढ़ने को मिलते हैं। या फिर ऐसे कोई भी चीज़ आप ना करें जिससे सर्विस का नाम जो है वो ख़राब हो। लेकिन कौन कौन सी चीज़ें ख़राब हैं? किसी को अगर लेट्स से सैल्यूट नहीं किया आपने अपने सुपीरियर ऑफिसर को, तो क्या ये ख़राब है? या फिर अगर आपको फॉर वॉट एवर रीज़न, राइट, आपकी शादी हो चुकी है और आपको किसी से प्यार हो गया, राइट, और ऐसी चीज़ें बहुत सारे लोगों को होती हैं। अब वो सही हैं, गलत हैं, वो इंडिविजुअली हमें डिसाइड करना है, लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं। यू कैन नॉट से कि नहीं नहीं ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, चाहे आप इसको अच्छा माने बुरा माने, दैट्स टोटली ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर हो जाएं, आप लेट्स से IAS ऑफिसर हैं और आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन आपको किसी से प्यार हो गया, नाउ यू आर इन रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, लेकिन एज एन IAS ऑफिसर आपकी जो भी ड्यूटीज़ हैं, आपका जो भी काम है, उसमें आप कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि आपके ऊपर इसके ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होती है। आपका काम आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आपका एक प्रकार का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो ये चीज़ जब आपके सुपीरियर्स को पता चलती है, तो आपके सुपीरियर्स जो हैं वो आपके ऊपर एक डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी खास क्लैरिफिकेशन जो है वो नहीं दिया गया है।
अब सुप्रीम कोर्ट ने ही एक जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था उसमें कहा था कि ये इलीगल नहीं है या फिर इसके ये कोई क्रिमिनल चीज़ नहीं है। लेकिन यही मैटर जब जस्टिस रोहिंटन नरीमान साहब के सामने आई तो उन्होंने कहा समथिंग विच इज़ नॉट एडल्ट्री बिकॉज द सेक्शन 497 हैज़ बीन स्ट्रक डाउन। 497 का जो आईपीसी का सेक्शन था इसको स्ट्रक डाउन कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रक डाउन विल स्टिल बी अनबिकमिंग कंडक्ट। अनबिकमिंग कंडक्ट यानी कि इस प्रकार के कंडक्ट को, उसका मतलब देखिए एडल्ट्री को जो क्राइम माना जाता था उसको हटा दिया है। इसका मतलब एज पर जस्टिस रोहिंटन नरीमान इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंडक्ट करने की स्वतंत्रता है या फिर आप ये कंडक्ट करें। ये एक ऐसा कंडक्ट है जो आपको नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं रोहिंटन नरीमान साहब का कहना ये है। अब हम अलग अलग हाई कोर्ट्स को देखें। कलकत्ता हाई कोर्ट जो है, रविंद्रनाथ घोष केस में यह कहा कि हेड कांस्टेबल था जो एक दूसरी महिला के साथ लिविंग रिलेशनशिप में था। उसकी शादी हो चुकी थी इस कांस्टेबल की, लेकिन वो एक दूसरी महिला के साथ रहता था। तो एज ए पुलिसमैन उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसकी ड्यूटी के ऊपर इम्पैक्ट आई। उसकी पर्सनल लाइफ में वो इस प्रकार की, तो इसको कोई गलत चीज़ नहीं मानी थी कलकत्ता हाई कोर्ट ने। फिर जस्टिस एम काजू प्रवीणा सोलंकी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें भी ये कहा कि जो एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉय unless an employee does some act which interferes with his or her official function, then ordinarily whatever he or she does in his or her private life cannot be regarded as misconduct. आप अपने पर्सनल लाइफ में जो भी करें, आप ऑफिस के टाइम पर जो भी ऑफिस है या फिर आपकी जो ड्यूटी है उस टाइम पर आप अपना काम 100% परफॉर्म कर रहे हैं या फिर जो भी आपका परफॉर्मेंस लेवल है वो कर रहे हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ में आप कुछ भी करें, दिस शुड नॉट अफेक्ट योर जो कंपनी है वो आपको ये नहीं कर सकती कि आपको ये नहीं करना चाहिए थिंग्स। फिर एक दूसरा केस है राजस्थान हाई कोर्ट में, महेश चंद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, दैट नो एम्प्लॉयर कैन बी अलाउड टू डू मॉरल पुलिसिंग। किसी भी एम्प्लॉयर को ये अधिकार नहीं है कि वो मॉरल पुलिसिंग करें, कि ऑफिस आवर्स के बाद आप क्या कर रहे हैं ये आपके एम्प्लॉयर्स को उनके साथ कोई उनका कोई यहाँ पर अधिकार ही नहीं है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो मैटर सामने रखी गई है, अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या डिसीजन लेगी, वी हैव टू वेट एंड वॉच। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन में जो आर्मी है या फिर जो सर्विसेज की बात करें हम, नॉट डिफेंस सर्विसेज बट डिफेंस सर्विसेज भी आप ले सकते हैं। एक ऐसा कोई केस था जब एक नेवी के ऑफिसर को अपने सुपीरियर की जो वाइफ थी उनके साथ उनका कुछ अफेयर हो गया था और फिर इनको निकालने की, डिसमिस करने की प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हुई थी। ऐसा कुछ मुझे अभी याद आ रहा है, नॉट श्योर एग्जैक्ट डिटेल्स अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ऐसी कुछ केस के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो ये ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आएगा। आप देखते हैं कि इसमें क्या आगे होता है। ये हैं कुछ न्यूज़ आइटम्स। ऑफ कोर्स पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, डेडिकेटेड कोर्स अवेलेबल हैं, इसके ऊपर भी डिस्काउंट चल रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।